हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो जबरदस्त तरीके का कंटेंट लेकर के आई हुई है। एंड तक देखना, बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग कंटेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इन्हेंस करते जा रहे हैं, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। तो एंड तक जरूर देखना। एंड में देखने के बाद मैं जो कहूँगा वो क्वेश्चन आपको आंसर करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन से। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया गया। इसके अलावा जोस एंटोनियो कास्ट ये बन गए चिली के नए प्रेसिडेंट। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 के तहत पुराने 71 अधिनियम को निरस्त किया गया है। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा शिखर धवन की आत्मकथा आई थी द वन नाम से, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। पीएम मोदी को अदिस अबाबा यात्रा के दौरान भारत और इथियोपिया के बीच में 3 समझौते हुए हैं। इथियोपिया से इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है और ओमान से भी इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है। आज की वीडियो में ओमान वाले पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा 2025 में चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का है, इसको दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। वहीं फीफा के बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स में इस बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुषों में पाए हैं ओस्मान डेम्बेले, महिलाओं में इतना बोनामाती को दिया गया है ये अवार्ड। इसके अलावा हम लोगों ने कल बात किया था कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर तिरंगा फहराने वाली उत्तराखंड की पहली महिला बन गई। कौन? कविता चंद। और अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी बनाए गए हैं अश्वनी कुमार तिवारी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहीं से क्विज लगा लेना। क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, फ्री क्विज सेक्शन और फ्री उस पर, ठीक है, क्विज सेक्शन में एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग, और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दी जाती है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लिया करो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को, ठीक, इस बार भी मनाया गया। और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसकी थीम रखी गई थी, यूनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटिंग कम्युनिटीज़ फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। मैंने आपको बताया जब थीम बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करे ना, बहुत ज़्यादा उसको याद करने के चक्कर में ना रहा करो। थीम अगर छोटी है, कॉम्पैक्ट है, तो आसान से इजीली फिट हो जाती है ऑप्शंस में, इसलिए वो ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। जब लंबी होती है तो चांस कम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूछा नहीं जाएगा, है ना, चांस कम रहता है। 22 दिसंबर 2005 को स्थापित किया यूएन ने इस दिवस को, और उद्देश्य इसका था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव में एकता बनाए रखना, एकता को बढ़ावा देना, ठीक है ना। मानव विकास होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा जब एकता बनी रहेगी। अब यूएन के द्वारा मनाया जाता है, तो आइए यूएन के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। आप देख पाओगे ये इंग्लिश में और इधर हिंदी में बहुत अच्छे से अब आपको कंटेंट दिया जा रहा है। स्टैटिक पॉइंट्स भी जबरदस्त तरीके का तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएन की। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ये सोचा गया कि चलो अब एक संयुक्त राष्ट्र बनाया जाए, अगर आगे कोई भी देशों का विवाद होगा, मुद्दे होगा, तो यहाँ लाकर सुलझाएंगे। लेकिन स्थापना इसकी 24 अक्टूबर को हो गई। अनफॉर्चुनेटली 24 अक्टूबर को ही पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। यूएन को भी आज के टाइम पोलियो ही हुआ है, ठीक है। तो खैर, ये बनाया तो गया था इस चीज़ के लिए, लेकिन ये चर्चा मात्र के लिए रह गया है, कुछ इसका वर्क नहीं होता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। संस्थापक सदस्य में 51 थे और 193 कुल सदस्य आज हैं। दक्षिण सूडान सबसे लास्ट वाला सदस्य है, याद रखना, 193वां सदस्य पूछा जाता है। 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, रसिया, फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। 6 प्रमुख अंग भी हैं, जिसमें एक महासंघ है यूएनजीए, जिसके द्वारा दिवस की वगैरह की घोषणा की जाती है। यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, यूएन का आर्थिक और सामाजिक काउंसिल, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ठीक है, ये सब जो हैं ये 6 इसके अंग हैं यूएन के। बाकी यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 मेंबर हैं जिसको वीटो पावर प्राप्त है, ये तो आपको पता ही होगा। कल मैंने दिवस आपका रिवीजन करवाया था, इसलिए आज दिवस रिवीजन नहीं करवाएंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन में ही ये आंसर लीक हो गया है कि किस देश का सम्मान, ऑर्डर ऑफ ओमान, ओमान का ही होगा। तो ओमान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए। क्वेश्चन ये नहीं है कि ओमान के सम्मान से सम्मानित किए गए, क्वेश्चन ये है कि ये
ओमान का सर्वोच्च सम्मान होने के साथ साथ और क्या क्या मिला। पीएम मोदी अभी 3 देशों की यात्रा पर गए थे। मैंने आपको 2 दिनों से पहले से ही इसको बताया हुआ है, लगातार बताते आ रहा हूँ। 3 देशों में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। पहले ये गए जॉर्डन, जॉर्डन से फिर गए इथियोपिया, इथियोपिया से आए ओमान, ओमान से आए घर। 3 देशों में ये इथियोपिया में जब गए थे तो वहाँ से 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसके अलावा इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। फिर ओमान आए, ओमान में इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। साथ ही साथ ओमान में एक बहुत बड़ी डील हुई है, वो डील है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओमान से साइन हो गया है और इसके बारे में अभी इसी वीडियो में बात करेंगे लास्ट में। फिर उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 98% जो सामान होगा, भारतीय प्रोडक्ट्स होंगे, टैक्स फ्री हो जाएंगे, टैरिफ फ्री हो जाएंगे। आप देख रहे थे ना, भारत और अमेरिका के बीच में जब ये हुआ कि भाई टैरिफ लगा दिया अमेरिका, अब तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत ने उसी टाइम पर कह दिया था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम और भी बाजार तलाशेंगे। और भारत पिछले 6 महीनों के अंतर्गत 2 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। मैं अभी एंड में जब ये क्वेश्चन बताऊंगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला, तब आपको दोनों देश का नाम बताऊंगा, लेकिन आप तब तक कमेंट करके आंसर बताइए। खैर, ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ ओमान की। ऑर्डर ऑफ ओमान ये पीएम मोदी को मिलने वाला ये 29वां सम्मान है। अब तक इनको 29 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खैर, ऑर्डर ऑफ ओमान की स्थापना 1970 में सुल्तान काबूस बिन सईद ने की थी। ये सम्मान भारत की जनता और पूर्वजों को समर्पित किया गया है पीएम मोदी द्वारा, और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने इनको दिया हुआ है। ठीक है, अब इनके 29 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गए हैं। ये सम्मान की लिस्ट है, मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, ये आप देख सकते हो ये कब कब कौन कौन सा मिला सम्मान पीएम मोदी को, पूरी लिस्ट है, ज़बरदस्त तरीके का कंटेंट है। देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर ना एक तो रात को 9 बजे PDF आती है, ठीक है, डेली करंट अफेयर की। इसके अलावा ऐसी जो पोस्ट रहती हैं वो भी मैं आपको इंडिविजुअली पोस्ट करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल हो या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो। साथ ही साथ जो वीडियोज आती हैं उनका नोटिफिकेशन भेजने के लिए भी मैं ये चैनल इस्तेमाल करता हूँ। कई बार क्या होता है, भीड़ भाड़ में आपका जो अपना वीडियो होता है वो छिप जाता है। तो आप अगर इन चैनल्स को भी ज्वाइन किए रहोगे, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, टेलीग्राम चैनल हुआ, व्हाट्सएप चैनल हुआ, तो आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। ओमान पर आते हैं। ओमान साथियों, अगर आप मैप में देखोगे, मैप तो यहाँ नहीं लगाया, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, भारत के मैप में देखोगे ना, तो सबसे पहले अगर आते हैं हम लोग इधर खाड़ी देशों की तरफ, पहला देश ओमान ही पड़ता है। उसके बाद बगल में UAE पड़ जाता है ना, फिर सऊदी अरब पड़ता है, तो यही ओमान है। ओमान की राजधानी मस्कट होती है। ठीक है, ओमान की मूल भाषा क्या है, मूल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक। ये सब अरब देशी हैं। यहाँ की राजधानी मस्कट, मुद्रा इसकी ओमानी रियल होती है, और यहाँ पर राजतंत्र है, मोनार्की चलती है, जानते ही हो आप, इस्लाम यहाँ के मुख्य वो हैं, और हैथम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र ई बुक अगर अभी तक नहीं लिए हो तो फटाफट से लो। अगर इसको नहीं लिए हो तो समझो साल भर का कंटेंट मिस कर रहे हो। समझ लो आप कि इतनी ज़बरदस्त तरीके का कंपाइलेशन पूरे यूट्यूब पर, मैं गारंटी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई भी नहीं दिया है। अगर कोई दिया है, अगर आप अब पा जाते हो कहीं पर, ये ई बुक आपको मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है ना, और इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार का कंपाइलेशन, वो भी एरर फ्री, 3 से 4 बार क्रॉस चेक करके, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप जाइए फटाफट से लीजिए। आप कंटेंट देख सकते हो, कुछ ग्लिम्स इसके, और सब लोग इसको परचेज कर रहे हैं। आप अगर मिस किए हैं तो इसको जाइए अभी लीजिए। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ से UPI के माध्यम से या फिर MZT ऐप पर जाकर के आप ई बुक सेक्शन से ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, किसी भी लैंग्वेज में जो आप चाहते हो ले सकते हो, मात्र 99 में। कोई भी इस पर डिस्काउंट नहीं आने वाला है, कोई भी इस पर ऑफर नहीं आने वाला है। ये बुक 99 की 99 में ही रहने वाली है। तो आप इसको चाहे आप लो, अब लो, चाहे कब लो, जब भी लोगे इतने में ही पाओगे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स आया है, इसमें भारत है 104वें स्थान पर। अभी ये इंडेक्स जारी किया गया है और इंडेक्स में देखिए 104वें पर भारत है। टॉप 3 देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क और फिर नॉर्वे का स्थान आता है। इसमें जो आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियां हैं उसको लेकर के यहाँ पर देखे गए हैं। कितना लचीलापन है, कौन कितना ज़्यादा लचीलापन रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखता है अपने नियम कानून में, उन सबको लेकर के ये जारी किया जाता है। तो ये रिपोर्ट हेनली एंड पार्टनर्स अल्फाजियो के साथ मिलकर जारी किया है। भारत को स्कोर मिला है 54.42 का। भारत टोटल रैंकिंग पर है 104वें पर, ठीक है, स्थान पर। तो 18 दिसंबर को जारी किया गया। सिंगापुर चौथे पर है और ये टॉप 10 एशियाई मतलब टॉप 10 में एकमात्र एशियाई कंट्री है। पड़ोसी देशों में अगर चाइना की बात करें तो ये 37वें पर है, पाकिस्तान 148वें पर है।
ठीक है ना। थोड़ा सा चलिए मैं आपको आज ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। ब्रिक्स के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो ब्रिक्स की स्थापना देखो, ब्रिक्स में पहले तो ये फाउंडिंग मेंबर 5 हैं, ठीक है, तो इसी के नाम पर ब्रिक्स पड़ा था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हालांकि साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, एक साल बाद इसके पहले आयोजन जब शुरू हुआ उसके बाद, लेकिन इसको भी फाउंडिंग मेंबर ही माना गया क्योंकि लंबे समय तक कोई और देश नहीं जुड़ा। इसका एक्सपेंशन शुरू हुआ 2024 से, उस पर आएंगे। पहले देखो इसकी स्थापना को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। अगर केवल स्थापना पूछे तब तो बताना 2006 में इसकी नींव रखी गई, स्थापना किया गया। लेकिन पहला इसका सम्मेलन हुआ था 2009 में, रसिया में पहला सम्मेलन हुआ था, पहली बैठक हुई थी। कभी कभी तब से ऑफिशियल मान लिया जाता है, लेकिन अगर 2006 ऑप्शन में है तो आपको 2006 ही लगाना है, ब्रिक्स की स्थापना, ठीक है। फिर 2024 में आकर के जब इसका एक्सपेंशन किया गया तो इसके एक्सपेंशन में 1 जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ये सब जुड़ना शुरू है। आज के टाइम पर इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। आज के टाइम पर इसमें 10 सदस्य देश हैं। इसमें सऊदी अरब ने लास्ट टाइम पर मना कर दिया, तो सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये कुछ और रिवीजन है इंडेक्स और रैंकिंग का कर लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पर है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। विकास के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 36वें पर है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में 66वें पर। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38 पर है। विश्व प्रतिभा सूचकांक में हम लोग 63 पे हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 41 पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd पर। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स पूछा जाएगा, इसमें हम लोग हैं 115 पर। और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में हम लोग 99 पर पहली बार आए हैं टॉप 100 में, तो इसलिए ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO का ग्लोबल समिट कहाँ हुआ। तो पारंपरिक चिकित्सा पर इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर, नई दिल्ली में। भाई देखो इसका नई दिल्ली में आयोजन किया जाना था, पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में WHO द्वारा ये कराया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी बहुत पहले बता चुका हूँ आपको। पारंपरिक चिकित्सा क्या होता है, जो परंपरागत चिकित्सा की पद्धतियाँ रही हैं, मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ का इन्वेंशन से पहले। तो अपन लोग तो बहुत पहले से ही चलते आ रहे हैं भाई, आयुष मंत्रालय हम लोगों ने बना रखा है, आयुष मंत्रालय है ना, आयुष मंत्रालय इस पर काम करता है। आयुर्वेदा, यूनानी चिकित्सा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, इसके लिए हम लोगों ने एक मंत्री भी नियुक्त कर रखा है। कौन है मंत्री आयुष मंत्रालय के, कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। तो दूसरा इस बार का WHO ग्लोबल समिट और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर यह आयोजन किया गया, इन्हीं प्रकार के जो मेडिसिन सिस्टम है उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो 17 से 19 दिसंबर तक हुआ नई दिल्ली में। संतुलन थीम थी इसकी कि बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। तो WHO इसका आयोजन किया है। WHO के बारे में बात करें तो आप जानते हो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अब 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस बड़ा पूछा जाता है, याद रखना। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में, इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम गैब्रियोस, ठीक है ना। इसके अलावा WHO का मेंबर भी भारत है। WHO से बाहर आ गया था कौन कौन, अमेरिका बाहर आया, इसके अलावा कौन आया, फिर अर्जेंटीना भी बाहर आ गया, ठीक है। अर्जेंटीना में जेवियर माइली हैं जो ट्रंप के फोटोकॉपी हैं। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास हुआ। तो डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और UAE के बीच होता है, हर साल होता है। इस बार भी आयोजित किया गया भारत और UAE के बीच में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। और रक्षा सहयोग, अंतर संचालता, ये सबको बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है इंडिया और UAE के बीच में। 18 से 30 दिसंबर तक ये होगा। अबू धाबी में इस बार हो रहा है, UAE में, ठीक है। भारत के 45 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ओके। अगला ये कुछ और अभ्यास हैं जो पिछले दिनों में हुए हैं, जैसे हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच में होता है, इस बार भी हुआ, राजस्थान में हुआ इस बार। और एक्वेरिन एक्वेरिन भारत मालदीव करता है, इस बार ये तिरुवनंतपुरम में हुआ, केरल में। सूर्य किरण भारत नेपाल करता है, पिथौरागढ़ में इस बार हुआ। अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन करता है, बीकानेर में हुआ इस बार। गरुड़ भारत फ्रांस का है, फ्रांस में हुआ। विनबेक्स भारत और वियतनाम करता है, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज ये बहुपक्षीय है, क्वाड के मेंबर्स करते हैं, यानी कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वायुसेना में भारतीय सेना ने किया। जाइमैक्स भारत जापान के बीच होता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। समुद्र शक्ति ये भारत इंडोनेशिया के बीच। आस्त्रे हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल 1000 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी। हुरून ने अभी
ग्लोबल 1000 रिपोर्ट जारी की, मतलब 1000 सबसे अमीर कंपनियां, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है एनवीडिया। एनवीडिया ने सबको पीछे कर दिया है। दूसरे पर एप्पल है, तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में टक्कर चलती रहती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कभी पहले पर नहीं आ पाता है। हमेशा एप्पल और एनवीडिया के बीच में टक्कर रहती है। खैर, एनवीडिया एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है, और आप जानते हो जेसन हुआंग इसके सीईओ हैं, संस्थापक हैं, और ये टॉप पर है इस समय। एआई का ही ज़माना है, एआई में सबसे ज़्यादा काम किसका लगता है? सेमीकंडक्टर चिप्स का, ठीक है ना, हैवी हैवी माइक्रो प्रोसेसर्स का। तो खैर, इसकी वैल्यूएशन 4.6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। दूसरे पर एप्पल है 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ। तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ, या कहें मार्केट वैल्यू के साथ। भारत में अगर बात करें तो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल में ये 74वें स्थान पर आ जाती है, ठीक है ना। तो अभी तो बहुत पीछे है और इन यूएस की कंपनियों से। अगला क्वेश्चन, ट्रैवल लेजर अवार्ड्स में किस एयरलाइन को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब दिया गया? अभी तो मैंने आपको विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन में बताया था कल कि उसमें चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का ये टॉप पर है। यहाँ पर घरेलू एयरलाइन में सबसे बेस्ट एयरलाइन की रैंकिंग आई है, और इस रैंकिंग में भारत की एयर इंडिया टॉप की है। एयर इंडिया दूसरी बार लगातार टॉप की है, पिछली बार भी एयर इंडिया ही टॉप पर था, इस बार भी एयर इंडिया ही टॉप पर है ट्रैवल और लेजर की 2025 की लिस्ट में। तो इसको सम्मानित किया गया है। इसके जो जो भी प्रयास हैं कस्टमर को लेकर के या कस्टमर सर्विस को लेकर के, उसको यहाँ पर वोटिंग के आधार पर डिसाइड किया गया है। लोगों से वोट कराया गया और पता लगवाया गया कि आपके हिसाब से बेस्ट घरेलू एयरलाइन कौन सी है। घरेलू मतलब समझ रहे हो ना, जो देश के अंदर अंदर फ्लाई करे, ठीक है। तो ये टाटा समूह के स्वामित्व वाली है, तो एक बार टाटा का ट्रस्ट रहता है, इसलिए लॉयल्टी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, कस्टमर के लिए प्रति ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसने विहान.ai परिवर्तन योजना शुरू की, इसके तहत कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा बेटर हुई। ऐतिहासिक 500 नए विमानों का भी ऑर्डर इसने दिया है, धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। भारत में आप देख रहे हो इंडिगो एयरलाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में अकेले 60% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखी है। अभी पिछले दिनों में इंडिगो एयरलाइन में स्टाफ की कमी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, उस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी कि नया जो नियम आया था डीजीसीए का, उसके बाद कैसे भूचाल सा आ गया, इंडिगो ने कैसे खेल किया। इंडिगो जानबूझ करके दबा करके रखे रही, नई एम्प्लॉयज़ को नहीं हायर की, नए पायलट्स नहीं हायर की, और उसके बाद वो नियम बदलवाने के लिए कर रही थी प्रिसाइज। खैर, उस पर पेनल्टी लगा, वो सब तो हुआ ही। आज के टाइम पर 60% मार्केट शेयर वही कब्जा कर बैठी है। कारण ये था कि अभी देखो, ये एयर इंडिया ना, ये 2022 से ही आई है टाटा ग्रुप के हाथ में, इससे पहले ये भारत सरकार के हाथ में थी। लगातार ये नुकसान झेल रही थी। आप समझो इस पर कि 18,000 करोड़ पर 100% हिस्सेदारी में टाटा ग्रुप ने इसको खरीदा, लेकिन उससे पहले इस पर भी लगातार उधारी चल रही थी, ये डूबी हुई कंपनी थी। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देखो, जैसे मैंने बताया 500 ऑर्डर किए गए हैं विमानों के, टाइम लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट उम्मीद है कि होगी। खैर, एयर इंडिया दूसरी साल ये लगातार टॉप पर आई हुई है। अगला देखते हैं, ये और भी एयर इंडिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये 1932 में स्थापित हुई थी, जेआरडी टाटा ने स्थापित किया था। फिर 1956 में ये भारत सरकार ने ले लिया। भारत सरकार ने कहा कि अब हम इसकी रख रखाव करेंगे और अच्छे से इसको, मतलब कि नेशनलाइज कर देंगे, या कहें कि गवर्नमेंटेड बॉडी बना दी है इसको। फिर उसके बाद अब जाकर 2000 इसमें हुआ, आया 22 में। स्लोगन इसका था फ्लाइंग रिटर्न्स, महाराजा के नाम से भी जानी जाती थी उस टाइम पर। दिल्ली में इसका हब है, ठीक है। अगला, दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दुबई में एशियाई युवा पैरा खेल आयोजित किए गए, भारत ने 56 मेडल जीते। इस मेडल टेबल में भारत 7वें स्थान पर रहा, टॉप पर उज्बेकिस्तान रहा, लेकिन भारत जो है सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया अब तक का अपना। भारत एशियाई युवा पैरा, देखो पैरा गेम्स मतलब जो पैरा एथलीट होते हैं उनके बीच होता है। भारत ने जो 56 मेडल जीते, इसमें 19 तो गोल्ड मेडल था, 15 सिल्वर मेडल और 22 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। आप देख रहे हो किस प्रकार से इमेज बनाई गई है, बहुत ही ज़बरदस्त है ना। एक लाइक तो इसके लिए भी बनता है। चलो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। तो खैर, इसमें टॉप पर उज्बेकिस्तान 197 मेडल पाया, ये शीर्ष पर रहा। इसमें इसने 99 तो केवल गोल्ड जीते हैं। ईरान दूसरे स्थान पर रहा 216 पदक के साथ, 62 गोल्ड इसने जीते। भारत 7वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये मेडल की लिस्ट है भारत की। 7 से 14 दिसंबर तक दुबई यूएई में आयोजित किया गया। अगला,
एशियाई युवा पैरा खेल के बारे में बात करें 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और बैंकॉक थाईलैंड में इसकी पहली होस्टिंग की गई थी, मतलब पहला आयोजन किया गया था। इसको एशियन पैरालंपिक कमेटी आयोजित करती है जिसके अध्यक्ष हैं माजिद राशिद अल अली। ठीक है, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, इन्होंने किया है। दिल्ली मेट्रो आप जानते हो भारत की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो सेवा है। सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कोलकाता मेट्रो से हुई 1984 में, फिर 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई संचालन की। तो अभी दिल्ली मेट्रो का म्यूजियम स्थापित किया गया है। ये म्यूजियम दिल्ली के ही जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। तो 2025 को ये खुला रहेगा म्यूजियम, मतलब कि वहाँ पर दिल्ली मेट्रो की जो भी चीज़ें होंगी, कैसे बना, कैसे चलता है, या पुरानी जो ट्रेन होगी कोई, वो सब वहाँ रखा जाएगा, दिखाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा, इसकी कहानी बताई जाएगी। खैर, तो 1995 में शुरुआत हुआ था बनना, लेकिन 2002 में आकर के ये संचालन शुरू हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में। और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के संयुक्त स्वामित्व से होती है। 450 किलोमीटर यहाँ पर अभी कवरेज है दिल्ली मेट्रो का। पहला मेट्रो जैसे कि मैंने आपको बताया कोलकाता मेट्रो में हुआ था। ठीक है, 50 शहरों में प्रस्तावित है देश में कुल नेटवर्क का। भारत ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत भी और भी मेट्रो शहर बढ़ाने की बात की थी। भारत की कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जहां पर मेट्रो चल रही है? वैसे तो बहुत सारे शहरों में चल रही है ना, लेकिन यहाँ पर देखो कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, इसके अलावा कानपुर, आगरा, इसके अलावा भी और भी बहुत जगहों पर मतलब मेट्रो चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी अभी गोरखपुर में लाने की बात चल रही है, वाराणसी में लाया जाएगा, प्रयागराज में लाया जाएगा। इसके अलावा जयपुर हुआ, मतलब देश भर के बहुत सारे शहरों में अब आज के टाइम पर मेट्रो चल रही हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया पूछा जाता है, ई श्रीधरन का नाम याद रखना। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ई श्रीधरन। ठीक है, अगला, स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते हो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की हाइट वाली। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति है, केवड़िया गुजरात में है। उसके सूत्रकार ये थे, उसके स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए थे राम वी सुतार। तो राम वनजी सुतार इनका पूरा नाम है। इनका अभी लगभग 101 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने ही डिज़ाइन किया था महात्मा गांधी जी की मूर्ति, जो शांत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं संसद भवन में ना, वो भी बहुत ही फेमस मूर्ति है। उसको भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था 1993 में। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हुई हैं। खैर, ये 17 दिसंबर 1925 को अपने नोएडा निवास पर अंतिम सांस लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके अलावा महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और कई डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति, इन्होंने कई और बड़ी बड़ी जो स्टैचूज़ हैं जो बड़े बड़े हैं जगह पर बनाए गए हैं, उनको इनका श्रेय जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग इनके द्वारा कराई गई थी। ठीक है ना, ये राम लला वाली मूर्ति नहीं जो भगवान राम मंदिर में है अभी, ये वाली तो इसको अरुण स्वामी ने बनाया था, अरुण योगीराज जो कि हैं कर्नाटक के, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और भी कई जगहों पर मूर्तियां बनाई गई हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इनको इनके कार्यों के लिए 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। पिछले दिनों में कुछ और निधन हुए थे, उनका आप देख लीजिए, रिवीजन कर सकते हैं। जैसे फ्रैंक गहरी, इनका हुआ था, कनाडाई, ये अमेरिकी वास्तुकार थे। शिवराज पाटिल गृह मंत्री रहे हैं, इनका निधन हुआ। स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल रह चुके थे। रॉबिन स्मिथ, सर टॉम स्टॉपर्ट, कुमारी कमला, धर्मेंद्र, कामनी कौशल एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा सालू मर्दा थे, मक्का वैद्येश्वरन, राजारमन, जेम्स वॉटसन, मैनुअल फेडरिक, ये सब पुराने जो भी हाल फिलहाल में जिनके डेथ हुए हैं उनकी लिस्ट है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए गए? ये एक प्रकार का FTA है, FTA साइन हुआ इसके तहत। ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी मैं पूरा समझाऊंगा। भारत और ओमान के बीच हुआ। कहानी वही जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया, 3 देशों की यात्रा के दौरान जब ये पहुंचे ओमान, तो ओमान के साथ मिलकर के इन्होंने ट्रेड डील साइन की, PM मोदी ने। ठीक है, तो भारत ओमान के बीच में CEPA हुआ है। ठीक है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसके तहत क्या होगा कि 98% अपना जो ट्रेड है ना, 98% व्यापार, वो अब टैरिफ फ्री हो जाएगा। टैरिफ फ्री होने से हम लोग का ट्रेड और तेज़ी से बढ़ेगा। भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ओमान में और ज़्यादा सामान बेचेंगे, ओमान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट और ज़्यादा बेचेंगे। तो कुल मिला करके, और सस्ती मिलेंगी जब चीज़ें तो बिकेंगी ज़्यादा, तो कुल मिला करके ट्रेड और ज़्यादा बढ़ना है। जब से USA ने भारत पर टैरिफ लगाया, तब से भारत और मार्केट की तलाश कर रहा है, कोशिश कर रहा है और देशों से और ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए।
मतलब ऐसा नहीं है कि भारत इन देशों में बेचता नहीं था, पहले बेचता था, लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो अचानक से तेज़ी से बिक्री होगी, तेज़ी से सामान आएंगे और जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें कर रहा है भारत पिछले 6 महीने में 2 देशों से कर चुका है, एक तो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, और एक इससे इसराइल पर अभी बातचीत चल रही है, और भी देशों से बातचीत चल रही है। तो इन देशों से भी जब हो जाएगा, बाहर में गया अमेरिका, कोई मतलब ही नहीं है, जाओ तुम अलग थलग खुद ही पड़ जाओगे। तुम्हारे जो कस्टमर हैं, तुम्हारे जो नागरिक हैं, वो खुद इंडियन सामान के लिए तरसेंगे, और 2 साल 3 साल बाद जब ट्रंप चले जाएंगे, तब वो लोग, जो दूसरी सरकार आएगी, वो इंडियन मार्केट को तरसने के लिए हो सकता है टैरिफ कम करे, इंडिया को खोजेगी, फिर तब इंडिया वहाँ पर उतना भाव ही नहीं देगा, है ना। तो कुल मिलाकर के इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वाली बात हुई है। 2006 में अमेरिका के साथ एफटीए के बाद ओमान ने दूसरा देश भारत को चुना जिसके साथ एफटीए किया है, यानी ओमान और अमेरिका पहले से एफटीए है, ठीक है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो 98.08% टैरिफ लाइनों पर भारतीय वस्तुओं के लिए शून्य शुल्क होगा। भारत के 99.38 निर्यात मूल्य को कवर करेगा, और वहाँ के 98.08। भारत का अभी वर्तमान के साथ 10 बिलियन US डॉलर का व्यापार चलता है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताना अमेरिका, पिछले साल के अकॉर्डिंग। अब की वाला जो डाटा आएगा वो बिल्कुल चेंज रहेगा, ठीक है ना। तो भारत का और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका 132 बिलियन डॉलर के आसपास में किया था ट्रेड। दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर यूएई है। टॉप 3 तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अगली साल ऑब्वियस सी बात है, टैरिफ लगने के बाद इसमें बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड किया है, हालांकि अभी तो उसमें बहुत कमी है, 30 बिलियन तक पहुंचेंगे। लेकिन भारत का चाइना के साथ बहुत तेज़ी से व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा अमेरिका बहुत तेज़ी से डाउन आएगा, 50% टैरिफ लगा है। इसके अलावा यूएई के साथ भी और बढ़ेगा व्यापार। तो अगली बार तो कुछ अलग ही माहौल होने वाला है। खैर, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और इसकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र ई-बुक जाकर के फटाफट से इसको परचेज करो, साल भर का कंटेंट रिवाइज करो। इसके अलावा कल मैंने पूछा था सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है इतिहास के, तो ऋषभ पंत हैं ओवरऑल, ठीक है। इस बार के नहीं, ओवरऑल IPL पूछा गया था, तो 27 करोड़ के ये दाम में बिके थे पिछली बार। इस बार कैमरॉन ग्रीन है। अगर 2026 का पूछा जाएगा तो 2026 के कैमरॉन ग्रीन है। CDAC ने क्या विकसित किया है, CDAC जो है ये ध्रुवा 64 विकसित किया हुआ है, ठीक है। ये एक 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। आज आपको क्या बताना है, उत्तराखंड की कविता चंद किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर तिरंगा फहराई है, यानी माउंट विंसन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। चिली के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, जिन्होंने अभी शपथ ली है, ये शपथ लेंगे 11 मार्च को, अभी ये नियुक्त हुए हैं, मतलब जीते हैं चुनाव। चिली के नए राष्ट्रपति, कमेंट करके बताइए दोनों क्वेश्चन के नाम आंसर, और जो भी आपका सुझाव है आप कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा, और 100% लिख करके कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए थे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।